Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज हम रीनीट 2026 के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. पेपर कोड है 50. क्वेश्चन तो सारे वही होते हैं हर कोड में, बस आगे पीछे होते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर हैं हमारे पास में. तो चलिए शुरू करते हैं. इस पेपर के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई कि पेपर बहुत हार्ड आया है. देखिए, हार्ड और इजी का सवाल है तो वो कंपेरेटिव होता है कि इससे पहला जो पेपर था ऑफकोर्स इजी था, उसके कंपेयर में ऑफकोर्स थोड़ा लेवल है पेपर का. तो चलिए देखते हैं. इस पेपर का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है और कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो एक वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है. और हमसे यहाँ पर पूछा है टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. वर्क डन बाय द फोर्स की बात कर रहे हैं हम. तो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एफ के डी एक्स कह दिया 0 to L, 0 से L तक, x = 0 से 0 से L तक. फाइन. अब एफ के की वैल्यू रख देते हैं इसमें, म्यू के एन हो गया वो. फाइन, ओके. और म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमारे को, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स. एन नॉर्मल रिएक्शन वो एम जी के बराबर हो जाएगा. ठीक बात है. अब इसको सॉल्व करते हैं. म्यू नॉट जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो म्यू नॉट एम जी डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, 0 to L हो गया फर्स्ट पार्ट का. अब ये माइनस अल्फा एक्स के साथ में जो एम जी है, एक्स का करेंगे तो x²/2 होगा. तो लिमिट्स हो गई 0 to L. कोई इशू नहीं है यहाँ तक, है ना. चलिए लिमिट्स प्लेस कर देते हैं. L - 0 L रह जाएगा. और इसी तरीके से यहाँ लिमिट प्लेस करें तो अपन mg L²/2 हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा वर्क डन यहाँ तक आ गया. ओके. अभी यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा. उसके लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है कि जब x की वैल्यू L है तो म्यू के 0 हो जाता है. तो इसको हम यूटिलाइज करेंगे और x की जगह L रखा तो म्यू के हमारा 0 हो गया. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट बाई L. अल्फा को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. जैसे अल्फा को हम म्यू नॉट बाई L रखेंगे, म्यू नॉट बाई L, तो एक L कैंसिल हो जाना है यहाँ पर, तो ये L/2 बच जाना है हमारा. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट mg L/2. यस और नो. आप कंपेयर कर लीजिए. यहाँ पर है n टाइम्स म्यू नॉट mgl, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको, व्हाट इज n? n की वैल्यू क्या आएगी, हाफ. यस और नो. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा. यस और नो. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर. सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, मीन फ्री पाथ से रिलेटेड है. of molecule in ideal gas A is half that of another B. ठीक है. The diameter of the spherical molecule of the A is twice the diameter of the molecule B. If number densities of the gases A and B is Na and B, number density का मतलब number of molecule per unit volume. तो Na और Nb में रिलेशन चाहिए. सबसे पहले मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा = 1/√2 पाई d² n. राइट. तो यहाँ देखें अपन कि लैम्डा प्रोपोर्शनल है 1/d² n के. ठीक बात है. n में रिलेशन चाहिए तो हम कह सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/λd². कोई इशू नहीं है यहाँ पर. अब रेशियो ले लें, Na और Nb में रिलेशन चाहिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, λb db² और λa da². अब यहाँ रिलेशंस हमको कुछ दे रखे हैं. लैम्डा में रिलेशन है यहाँ पर हमारे पास, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस A इज हाफ दैट ऑफ अनदर. B के कंपेयर में A का हाफ है, तो वैल्यू रख दें जरा. तो ये लैम्डा b/2 यानी 2 हो गया ये. और डायमीटर की बात हो रही है तो कहा है A इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है dB के कंपेयर में, तो 2 dB यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये. तो क्या ये 1/2 आएगा, यस और नो.
तो एन ए इक्वल टू हाफ ऑफ एन बी आ गया मेरे पास में, यानी कौन सा रिलेशन नजर आ रहा है आपको, क्या फोर्थ नजर आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, है ना। इन टिक को नहीं देखेंगे, बच्चे के पेपर से लिया है, बच्चे जो करके आए होंगे उनका, तो रेड कलर के जो टिक हैं वो आंसर है हमारे। फाइन, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडक्टर से रिलेटेड है, इंड्यूस ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले पी के लिए बात कर लेते हैं। ए और बी के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ की बात चल रही है। क्या होता है फॉर्मूला, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यस और नो। अब क्यू सेगमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें दो पैरेलल हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करते हैं, ये दोनों इक्वल है एल एल, तो ये एल बाई टू हो जाएगा। तो बस एल की जगह माइनस एल बाई टू आपको रखने का है। यहां पर चाहिए ई पी बाई ई क्यू, अपने को क्या चाहिए, ई पी बाई ई क्यू। तो रेशियो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2:1। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, 2:1 यानी कि 2 यानी फोर्थ वन। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। वेव्स, साउंड वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन आया करते हैं ऐसे। ओपन पाइप के लिए बात करें यदि अपन, तो फिफ्थ हार्मोनिक में कितने नोड होंगे, उतने ही होते हैं जो हार्मोनिक की बात करते हैं, है ना। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एंडेड पाइप में दोनों एंड्स ओपन होते हैं, तो बीच में एक नोड बनता है। तो फिफ्थ हार्मोनिक की बात करेंगे तो 5 हो जाएंगे, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, लाइक दैट। तो फिफ्थ हार्मोनिक में नोड्स कितने होंगे, 5। अब बात आती है क्लोज एंड ऑर्गन पाइप की। क्लोज एंड ऑर्गन पाइप की, उसमें होते हैं ऑड हार्मोनिक। ऑड हार्मोनिक, अब क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में क्या होता है, फर्स्ट की बात करें अपन, तो जो फर्स्ट होता है आपका पर्टिकुलर, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। एक एंड आपका क्लोज, तो आप देख सकते हैं ऐसे बनता, तो एक नोड बनता ये फर्स्ट में। अब जैसे फिर इसमें क्या होता है, ओड नंबर होते हैं, थर्ड होता है। तो थर्ड में यदि अपन बात करते हैं तो थर्ड के साथ क्या सिचुएशन होती है, एक तो पूरा लूप बनता है ऐसा, और ओपन पर आपका ये एंटी नोड बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नोड तो ये बना है, एक नोड यहाँ पर बना है, तो 2 नोड बने थर्ड के अंदर, यस और नो। तो कॉन्सिक्यूटिव जो ओड नंबर हार्मोनिक होते हैं उस पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर में नोड्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट हार्मोनिक में 1, थर्ड में 2, फिफ्थ में थर्ड 3, ऐसे लाइक दैट, सेवंथ में 4। समझ में आई बात। तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नाइन्थ हार्मोनिक कर रहे हैं, तो नाइन्थ में कितना हो जाएंगे, 5। तो क्या हम ये कह दें कि दोनों में नंबर ऑफ हार्मोनिक इक्वल हो गए, यस और नो। क्लियर है क्या वाली बात। तो यहाँ फाइनली हम जो पूछा है उन हार्मोनिक, यानी फिफ्थ तो ओपन का और नाइन्थ है क्लोज का, इनका रेशियो यदि हम लें तो क्या 5:5 हो जाएगा। तो क्या आंसर हमारा 1 हो जाएगा, यस और नो। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सोलोनॉइड से रिलेटेड है, सोलोनॉइड के इंडक्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। जब किसी सोलॉइड में करंट फ्लो करवाते हैं हम, तो फ्लक्स में जो चेंजेस होता है टोटल, टी का मतलब यहाँ पर हमारा है टोटल फ्लक्स, वो क्या होता है, एल आई, है ना। तो हम एल को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5T/I। टोटल मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हमको ऐसा लिखना होगा N5/I। फाई का मतलब BA cos थीटा। तो यहाँ पर इंडक्टर्स जो होते हैं, इंडक्टेंस पॉजिटिव ही होता है, तो 2 ही एंगल पॉसिबल होते हैं, या तो 0 डिग्री या 180। तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, BA। बी, सोलोनॉइड के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। यहाँ तक ठीक है। अब आई से आई कट कर दीजिए। अब जो कैपिटल N है उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये देखिए स्मॉल n का मतलब क्या है, N/L, हाँ या ना।
तो n का मतलब क्या हो गया, nl हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। तो n की जगह nl लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल n की टर्म्स में हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। बाकी को एज इट इज लिख दिया हमने। तो हमारा l क्या आने वाला है भाई, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर आर स्क्वायर l। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, आंसर फर्स्ट नजर आ रहा है आपको, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट होगा, ठीक बात है। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। स्ट्रेट लाइन में मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में। सबसे पहले एस फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है। अल्फा 1 है तो 1 रख दिया हमने यहाँ पर, अल्फा 1 है तो 1 रख दिया है, बीटा 6 है तो यहाँ पर 6 रख दिया है, और गामा की वैल्यू 5। तो एस डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई किसी टाइम टी पर, ओके। अब ये पर्टिकुलर क्या है, अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करूं तो 2t - 6 आ जाएगा, ओके। अब आप देख सकते हो कि हमें 0 से 6 सेकंड तक जाना है, लेकिन t = 3 सेकंड पर ही वेलोसिटी 0 होगी, तो इसमें एक टर्निंग पॉइंट होगा। v = 0 रखकर t की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, t = 3 सेकंड पर एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, बॉल ऊपर जाकर वापस आती है, टर्निंग पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है नहीं होती। तो ऐसे ही यहाँ पर यूनिडायरेक्शन मोशन है, पार्टिकल ऐसे जाएगा और वापस लौटेगा, लाइक दिस। एक टर्निंग पॉइंट है पार्टिकल में, और टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं जहाँ वेलोसिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि हमें 6 सेकंड तक जाना है, 3 सेकंड पर ये टर्न हो रहा है। खैर नीड नॉट वरी, यहाँ पर बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। डिस्टेंस तो स्केलर होती है, एड ऑन करना है पाथ की लेंथ को, राइट। तो यहाँ बेटर है कि हम ग्राफिकल मेथड लगा लें, या फिर इंटीग्रेशन करना है तो, बट यू शुड कीप इन माइंड कि आपको एड ऑन करना होगा, पहले 0 से 3 सेकंड, फिर 3 से 6 सेकंड, राइट। तो बेटर है ग्राफ से कर लें, क्वेश्चन को ग्राफ प्लॉट कर लें अपन। तो आप देखिए वेलोसिटी और पर्टिकुलर टाइम के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या ग्राफ ऐसा आ जाएगा, v और t के बीच में मैंने यदि ग्राफ प्लॉट किया, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 सेकंड पर तो वेलोसिटी आपकी 0 है, और जैसे ही मैं 6 रखता हूँ यहाँ पर, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये ग्राफ को गौर से देखें आप, y = mx + c, y = mx + c का ग्राफ है आपका। c नेगेटिव है तो इंटरसेक्शन ये नेगेटिव है आपका, -6 पर इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को, ओके। और आपको इसमें चाहिए एवरेज स्पीड औसत चाल। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। भाई क्या होता है, मेरे को ये एरिया का एड ऑन करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर द टोटल टाइम, राइट। तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा इनका, और सिंपल एड ऑन करना है, माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, है ना। a1 + a2 करना है, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, ठीक बात है। तो ये आप कट कर लीजिए। इसमें कैसे लिखा है हमने यहाँ पर, ये 2 से कट हुआ तो ये 3 हो गया, 2 से कट हुआ तो ये 3 हो गया आपका, ठीक है ना। ये 9 + 9 18/6, तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया आपके पास। 3 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है ये वाली बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 क्यू वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यू वैल्यू क्या होता है भाई, उसके लिए हमें पहले मास डिफेक्ट फाइंड करना होगा, Δmc², राइट। तो पहले तो मास डिफेक्ट फाइंड कर लेते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है भाई, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज़्यादा होता है Δm। तो रिएक्टेंट में केवल यूरेनियम 238 है, और प्रोडक्ट में थोरियम एंड हीलियम, इनके मासेस को प्लस करके माइनस करेंगे अपन। मासेस गिवन है सारे आपको, है ना। तो रख दीजिए, चेक कर लीजिए, वैल्यू सही लिखी है हमने, राइट। तो ये Δm कहलाएगा हमारा। तो ये मेरे पास में 0.046 बन जाएगा। अपन माइनस करते हैं तो 0.004 Δm मेरे पास आ गया। यू का मतलब यूनिट, AMU।
अब या तो क्या होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर करो, या देखिए साफ साफ दे रखा है कि 1 यूनिट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बराबर है। तो डायरेक्टली हम डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम सीधी सी यहाँ पर 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3.726 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमारे को बोला है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, तो मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 रह जाएगा हमारे पास। 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? 3726 फर्स्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है। बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस such that the photoelectrons are generated। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारी इंटेंसिटी जो होती है, देखिए एक तो इंटेंसिटी और टाइम, और दूसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और टाइम के साथ में ग्राफ। तो पहले मैं इंटेंसिटी की बात कर लेता हूँ। एक गिवन फ्रीक्वेंसी पर जो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन कब होती है? जब फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट हो। ठीक है, अब इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी क्या होती है? सॉरी, पावर पर यूनिट एरिया। आगे भी एक आध क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, अगर वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है फिलहाल, फिर भी बता रहे हैं कि पूरा फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। एक डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसमें जरूरत पड़ेगा इंटेंसिटी, रेडिएशंस वाला क्वेश्चन है, स्टीफन्स कांस्टेंट। खैर, तो जब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल करंट के तो पावर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ में आ रही बात? ओके, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पावर डिक्रीज हो रही है लीनियरली विद द टाइम, तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगा। यस और नो? जब पावर डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा है। जब इंटेंसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो देखिए आपका फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से कोई होगा, लेकिन अभी हमको सेकंड ऑप्शन पे भी बात करनी है। सेकंड ऑप्शन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, राइट। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो, ध्यान दीजिएगा भाई, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है? एच न्यू, एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, पाई नॉट प्लस ई वी नॉट। अगर ये कांस्टेंट है आपका, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो अनडाउटली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है आपका। यस और नो? एच न्यू कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट चॉइस, राइट। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पी एंड क्यू सीरीज में है और तीनों आइडेंटिकल है, ये ध्यान रखेंगे अपन। तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हमारे हैं और एस को इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और जब दोनों आइडेंटिकल है तो भाई एस के अक्रॉस में तो वी आ जाएगा, लेकिन पी एंड क्यू के अक्रॉस में क्या v/2 आएगा पोटेंशियल। इसके अक्रॉस में भी कितना डेवलप हो जाएगा? v/2। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल है, दैट्स वाई। थोड़ा इजी हो जाएगा इस बात से क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले पी और क्यू के अक्रॉस में v/2 पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। अब हमें पी की बात हो रही है, एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हो गया 1/8 सी वी स्क्वायर, पी की बात हो गई। ओके, अब हमसे टोटल एनर्जी की बात हो रही है। टोटल एनर्जी, एनर्जी तो स्केलर होती है, तो मैं तीनों को ऐड ऑन कर दूं। ये मैंने तीनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक बात है। अब हाफ सी वी स्क्वायर लगा देते हैं भाई। पी और क्यू, पी में जितनी एनर्जी स्टोर होगी क्यू में भी इतने, अभी निकाला था 1/8 सी वी स्क्वायर। और एस के अक्रॉस में टोटल वोल्टेज है, तो मेरे को इसको हाफ सी वी स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। क्लियर? ऐड कर लें इसको।
टोटल एनर्जी को, तो ये 3/4 CV² आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा है कि इनका रेशियो बताइए। ये रेशियो CV² से CV² कट हो गया मेरा, और आप ये 4 से कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा आपका, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो इनका रेशियो क्या आ गया 1/6 आ गया। यस और नो? तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 4th वन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? 10th पर आएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब हो गया ए इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या कहा मैंने? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी, वॉल्यूम, dv/dt। वॉल्यूम को मैं ax कह दूं, तो किसी गिवन क्रॉस सेक्शन में मैं यदि बात करता हूं कि फाइनली मेरे को रेट फाइंड करना है यहाँ पर, रेट ऑफ फ्लो, तो इसलिए ये बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, यूनिट पर ध्यान दो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो वॉल्यूम पर सेकंड की बात होगी यहाँ पर। इसको कहते हैं रेट, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो है बेसिकली, मैं रेट कर रहा हूँ इसको, है ना। तो ये हो गया हमारा AV। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, और वो मेंशन है यहाँ पर स्ट्रीम लाइन मोशन है, तो AV कांस्टेंट रहता है, राइट। तो P एंड Q पॉइंट्स पर A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब A पर हमको दे रखा है एरिया 20, और Q पर कितना दे रखा है 20, और P पे कितना दे रखा है 40, ठीक है ना। तो हमारे पास में P एंड Q पॉइंट्स पर वेलोसिटीज में एक रिलेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसको, राइट। अब बर्नौली इक्वेशन लगा देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हम बात करते हैं, बर्नौली इक्वेशन होता क्या है? P0 P प्लस H रो G प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये होता है कांस्टेंट। अब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करते हैं तो ये तो वैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वेशन दो जगह लेंगे तो P एंड Q पर, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर बात कर रहे हैं अपन, तो इक्वेशन को मैं ऐसा कह सकता हूँ P एंड Q पर, है ना। ये वाला फैक्टर मैंने दोनों तरफ से कट कर दिया है, तो ये रह गया ऐसा, ओके। P एंड Q का प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है, ये रहा 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और P एंड Q पर वेलोसिटी का रिलेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो जब हम Q पॉइंट के ऊपर यहाँ पर करेंगे तो 4VP² होगा, एक कट होगा तो 3VP² बच गया यहाँ पर। क्लियर हो गया कैसे किया मैंने, है ना। यहाँ इसको यूज कर लिया है, ओके। सॉल्व करते हैं, VP² निकालना है हमको। तो देखो ये 30 हो गया ना, 15 टू द 30, 3 से कट किया मैंने 10, 10 डिवाइडेड बाई 10⁻3, तो 10⁻2 आ गया। तो VP आ गया 10⁻1 मीटर पर सेकेंड, ओके। लेकिन VP नहीं चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे आप, यहाँ पर चाहिए रेट ऑफ फ्लो। दोनों जगह इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पॉइंट पे निकाल लूँ मैं सेंटीमीटर पर, यानी ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है मेरे को, राइट। मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, तो मैं यहाँ पर P पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूँ। तो P पॉइंट पर कितना है भाई 40 इंटू 10⁻⁴। ऐसा क्यों है भाई? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है इसलिए, और ये वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, पहले ऐसा ही सिस्टम में किया, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में तो ये आ रहा है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है।
अब ये मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th पर। 11th क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। एक करंट आई नॉट फ्लो हो रही है और दो सेगमेंट में बढ़ जाएगी बी और डी के अंदर, ऐसे यहाँ बी और डी के अंदर बढ़ जाएगी ऐसे, I1 I2 कहते हैं हमने, क्लियर है बोले। फिर यहाँ मिली सी पॉइंट पर और दोबारा से आई नॉट हो गई है और ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप देखें ए और सी के अक्रॉस में ये दो वायर्स हैं आपके, ए बी सी और ए डी सी, क्या दोनों पैरेलल में हैं तो वोल्टेज डिफरेंस बराबर होगा। करंट का रिलेशन हम निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आई आर कर दिया हमने, क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन हमको गिवन है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट एबीसी इज हाफ, क्यों लिखा है हमने यहाँ पर एबीसी हाफ ऑफ एडीसी, एडीसी का आर है तो ये r/2 है। तो क्या मेरे पास एक ये रिलेशन आ गया कि I2 है I1/2, फिर I0 तो I1 + I2 है, हाँ या ना। तो यहाँ से I1 I2 की वैल्यू I0 की टर्म्स में फाइंड कर लें, वैल्यू रख दीजिए 3/2 I1 = I0, तो I1 आ गया 2/3 I0 और I2 कितना आ जाएगा, I2 के लिए मेरे को हाफ करना है, 2 का डिवाइड करना है तो 1/3 I0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वेक्टर सम ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के वेक्टर सम कर लिया मैंने। अब किसी एक सेमी सर्कुलर आर्क के कारण μ0I और 4R होता है, डायरेक्शन देख ले, ये आउटवर्ड होगी क्या यहाँ पर इस जगह पर, ये डॉट होगा और यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा इसके कारण, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा हमने। अब I1 I2 की वैल्यू रख देते हैं अपन I0 की टर्म्स में, ठीक है। अनडाउटली I1 बड़ा है आपका, तो ये डॉट वाले की वजह से बड़ा होगा, तो नेट डायरेक्शन डॉट आनी है आपकी, और माइनस कर दिया I1 I2 की वैल्यू रख दी यहाँ पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या इतना आ रहा है और डायरेक्शन होगी डॉट। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट वन इज द करेक्ट चॉइस। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। क्लियर हो गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 विस्कोसिटी से रिलेटेड है, टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2/9 r² सिग्मा माइनस रो ओवर 9 ईटा। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन की डिमांड है एक्चुअली σ/रो और वेलोसिटी के बीच में कर्व, तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा मैथमेटिकल बात है कि हम यहाँ से रो को कॉमन ले लें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ओके। अब इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को, तो ये बन गया हमारे पास में। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा कैसे, y = mx - c, तो नेगेटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, पॉजिटिव स्लोप होगा कर्व का, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। तो फिर हमारा क्या फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैसे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। इस ग्राफ को मैं अगर नीचे बढ़ाऊं तो अनडाउटली ये नीचे इंटरसेक्ट करेगा नेगेटिव एक्सिस को, क्लियर है। और फाइन, आई थिंक क्लियर हो गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। दो प्लेनेट है P1 P2, ठीक है, और एस्केप वेलोसिटी की रेशियो की बात चल रही है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास से रिलेटेड, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन के अंदर इक्वल मासेस। मास इक्वल है तो सिंपली बस स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रेशियो ले लेते हैं अपन इनका। ये दे रखा है रिलेशन उन्होंने, R2 = R1/2, तो R1/R2 तो 2 हो गया मेरा। तो फिर कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेविटेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, जनरली कम आते हैं। इन सोलर सिस्टम टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन
और ऑर्बिट की रेडियस से रिलेटेड। तो ये तो कैप्लर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। कैप्लर्स थर्ड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट की रेडियस का थर्ड पावर, राइट। तो टी प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर 3/2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सेकंड इज द ऑप्शन, तो सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल करंट कैरिंग वायर से रिलेटेड, ठीक है। इलस्ट्रेट करते हैं। एक वायर है हमारे पास में जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसको ए बोला है क्वेश्चन में, इसको सरफेस पर रख दिया। एक दूसरा वायर बी है जिसमें 2i करंट फ्लो हो रहा है जो कि h हाइट के ऊपर है ना, क्लियर है यहाँ तक। फिर बोला है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h सो दैट ए डज नॉट राइज। अब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, 2i वाला ज़्यादा पावरफुल होगा, नीचे वायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका ए का वेट ज़्यादा हुआ तो ऊपर नहीं जा पाएगा, ऐसा यहाँ पूछा है, डज नॉट राइज क्वेश्चन के अंदर, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑन ए की बात करें ड्यू टू द बी, है ना। मान लेते हैं ए की एल लेंथ है थोड़ी देर के लिए, तो म्यू नॉट I1 I2 2πd इंटू एल ये होता है। तो डी क्या है यहाँ पर एच, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, ओके। अब वायर ए विल नॉट राइज, ए कब नहीं राइज होगा? जब ए का वेट ज्यादा होगा, mg, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू F को, राइट। वैल्यू रख दिया हमने। इसमें जो एल आ रहा है इसका mg में हमने डिवाइड कर दिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों डिवाइड किया है? क्वेश्चन में m/l की वैल्यू लैम्डा दे रखी है समवेयर, है ना, उसी की टर्म्स में हमें बातचीत करनी है, ओके। अब 2 से 2 कट कर देते हैं अपन। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई पाई एच लेसर देन इक्वल टू लेमडा जी। m/l को लेमडा बोला गया है, देखिए दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ लेमडा है ए का, ठीक है ना। तो ये यूटिलाइज कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर h चाहिए, तो क्या मैं h को ऐसा लिख सकता हूँ कि h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये सेकंड ऑप्शन आपका नजर आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो इसलिए ये आपका करेक्ट चॉइस है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। जेनर डायोड से रिलेटेड है। जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, बता रखा है कि -3 वोल्ट पर काम करेगा। जब इस पर रिवर्स बायस -3 वोल्ट काम करेगा, इनपुट -5 वोल्ट आप लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस हमसे पूछा है। सिंपल वोल्टेज इक्वेशन बना लेते हैं। -5 आपने अप्लाई किया, -3 यहाँ पर आया, तो बचा हुआ आपका ए और बी के अक्रॉस में हो गया, ए बी के अक्रॉस में हो गया, ठीक है। तो a माइनस बी हो गया -2, तो यहाँ b माइनस ए बोला है, तो 2 वोल्ट आपका हो जाएगा, यानी आंसर सेकंड दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 70 में आइए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, वर्क डन से रिलेटेड। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फॉर्मूला याद रखें, nr गामा -1 इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। कुछ लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो 1 माइनस गामा कहते हैं, ठीक है। हमने साफ साफ यहाँ मेंशन किया इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल आपका 1 दे रखा है, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 8.3, तो 8.3। गामा ऑल्सो गिवन है 5/3, अगर आप जानते हैं अदरवाइज की मोनोटोमिक गैस के लिए 5/3 होता है, ठीक है। अब इनिशियल माइनस फाइनल कर लीजिए, है ना, 60 - 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये 10 आ गया और ये 2/3 आ गया। तो 8.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 83, 3/2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो वर्क डन आ गया 124.5 जूल। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? थर्ड वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ गया है। A light of wavelength lambda is incident on the 3 different photoelectric shell. अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो कुछ काइनेटिक एनर्जी रिसीव होती है। तो एस सी बाई लेमडा बड़ा होना चाहिए एस सी बाई लेमडा नॉट को कह दिया मैंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। तो लेमडा एस सी से तो एस सी कट कर दें हम, लेमडा नॉट शुड बी ग्रेटर देन लेमडा होना चाहिए फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन के लिए, क्लियर, ओके। अब फर्स्ट के लिए बात करते हैं। फर्स्ट में हमको ये दे रखा है लेमडा वन इज लेसर देन लेमडा, मेंशन है, ये मेंशन है। तो फिर कोई भी नो फोटो इलेक्ट्रिक होगा ही नहीं, कारण कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेसर है जबकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। हमने क्या देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना ही नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 की वैल्यू तो होगी 0। क्लियर हो गई बात। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है लेमडा 2 इज मोर देन लेमडा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, P का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो थ्रेशोल्ड भी होगा, ठीक है ना। फिर लेमडा 3 की बात की है, वो और भी ज़्यादा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। एक बात, तो अगर हम सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करें, तो सेकंड की बात करें यदि, यहाँ देखिए 3 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक शेल, तो वर्क फंक्शन भी अलग अलग होंगे। सेकंड केस में ऑफ कोर्स फाई है बड़ा फाई 2 से, लेकिन थर्ड केस में फाई 3 से ज़्यादा बड़ा होगा, यस और नो, क्लियर है। फिर हम जानते हैं कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता क्या है, फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल थर्ड वाले के लिए सेकंड से ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब दोनों चीज़ों को V1 इज 0 और ये V3 इज ग्रेटर देन V2 दोनों को कंबाइन करें तो क्या फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है हमको, तो करेक्ट चॉइस है हमारी फर्स्ट। क्लियर एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 19, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, कई बार फोटोन और प्रोटॉन, ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है नीट का, प्रीवियस इसी साल नीट में भी आया था इसी तरह का क्वेश्चन, जनरली आता रहता है एनर्जी से रिलेटेड। सबसे पहले मोमेंटम और एनर्जी, किसी पार्टिकल जिसमें मास हो तो रिलेशन क्या होता है 2me, जानते हैं। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम फोटोन की बात करें तो E इक्वल टू एच न्यू कहते हैं अपन, या इक्वल टू MC स्क्वायर, तो वहां से फोटोन के केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि फोटोन का जो मोमेंटम है, स्मॉल p का मतलब मोमेंटम, फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाई c के बराबर होगा, ठीक। अब आ जाते हैं रेशियो पर, तो रेशियो मेरे को ये लेना है। क्वेश्चन में दोनों की एनर्जी इक्वल दे रखी है, क्या दे रखी है, दोनों की एनर्जी इक्वल, और कैसे देखो, फोटोन और इलेक्ट्रॉन ईच 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यानी इक्वल है ये तो हमने ई लिख दिया दोनों की एनर्जी को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम, तो हमारे पास में सी तो ऊपर आ गया है, कैसे लिखा हमने, ट्वाइस एमी, और नीचे स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा। अब वैल्यू रखने की बारी है। सी जानते हैं 3 × 10⁸, अदरवाइज गिवन है ये वैल्यूज, है ना। मास डिवाइडेड बाई एनर्जी, एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ आप चेंज करना भूलेंगे नहीं, ई को 1.6 के साथ में लिखेंगे 10⁻⁹ जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, क्लियर। अब ये कट कर दिया मैंने, ये 10 आ गया, तो कीपिंग इन योर माइंड कि स्क्वायर रूट लेना है, तो मैंने इसको 16 बना लिया तो बेटर रहेगा, और -19 ऊपर ले गए +19, तो 10⁻12 आ गया, तो स्क्वायर रूट लेना मेरा आसान हो गया, 3/4 10⁻6 हो गया मेरा। अब इसको सॉल्व कर लें अपन, तो ये 10 स्क्वायर बचेगा, तो 900/4 यानी 225 मेरे पास आ गया है। तो इन दोनों का रेशियो, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और फोटोन के मोमेंटम का रेशियो। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, क्या थर्ड इज द करेक्ट चॉइस, क्लियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं 12th बोर्ड के, उन पर बेस्ड है।
एक ऑप्टिकल बेंच होती है जिसमें कि कॉन्वेक्स लेंस की जनरली फोकल लेंथ हम फाइंड करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इंडेक्स करेक्शन की बात हो रही है। इंडेक्स करेक्शन का दूसरा नाम होता है बेंच एरर करेक्शन। बेंच का मतलब ऑप्टिकल बेंच से रिलेटेड है, ठीक है। वो बेसिकली फिजिकली हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर स्केल बना रहता है, उन पर रॉड्स होती हैं स्टील की, अगर आपने प्रैक्टिकली देखा हो तो वहाँ डिफरेंस लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस लेंस और मिरर और ऑब्जेक्ट की निडल के बीच का एग्जैक्टली डिफरेंस कितना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर बस इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो ऑप्टिकल बेंच से रिलेटेड है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो थर्ड वन इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली हम इस ट्यूब से होकर निकालते हैं, जबकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर ए से बी तक, ठीक है। और हमसे यहाँ पर n की वैल्यू पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, उससे रिलेटेड बात होगी वर्क डन की। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कहाँ से ले गए, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो वो तो केवल टेस्ट चार्ज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होगा। तो आपको इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं करना है। क्यू नॉट की वैल्यू 1 क्यों रखी हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो क्यू नॉट 1 हो गया मेरा। फाइनल 3R पर है, ठीक है। मान लो चार्ज एक बार कैपिटल क्यू है तो बाहर पॉइंट के लिए सारे चार्ज को मैं सेंटर्ड मान सकता हूँ यहाँ पर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो ये के क्यू बाई 3R हो गया मेरा फाइनली। तो और इनिशियली क्या होगा, के क्यू बाई 2R। ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो के क्यू बाई 6R हो गया। अब यहाँ कुछ एप्सिलॉन नॉट वगैरह है तो के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में लिखें, राइट। और क्यू को मेरे को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना होगा। ये वॉल्यूम डेंसिटी है आपका, तो वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। डिवाइडेड बाई आर, और आर के साथ एक 6 का फैक्टर और है, इसको भूलेंगे नहीं हम, है ना, लगा देंगे। 4 से 4 कैंसिल कर लिया, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल किया है मैंने, और एक आर से ये किया तो ये आर स्क्वायर आ गया है मेरा, और ये 6 और ये 3, ये 18 बन रहा है। क्लियर है। ये एप्सिलॉन नॉट एक बचा है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कंपेयर करें यहाँ पर गिवन इसको, n की वैल्यू कितनी है, क्या 18 नज़र आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 18। तो हमारा ये ऑप्शन 4th दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आप रेफर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 22 अप्रियंट डेप्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 3 मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1.25, 1.5, नीचे की तरफ डेंसर होता हुआ चला जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पे, यानी इस इंटरफेस से 2.5, ऊपर वाले भी इंटरफेस से 2.5 डिस्टेंस पर हो गया, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 2.5 रियल डेप्थ की बात करें तो, ठीक है। बस थोड़ी सी बात ध्यान रखना है हमें कि अगर हम रेयर मीडियम से देखेंगे और ऑब्जेक्ट है डेंसर में, जैसे ऊपर से देखेंगे हम, तो फिर ये ऑब्जेक्ट का इमेज है थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है, h/μ कहेंगे हम, ओके। लेकिन अगर हम डेंसर से देखेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं हमको, डेंसर से और ये तो रेयर में कहलाएगा, तो म्यू टाइम्स हो जाता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंगे हम क्यू के रेस्पेक्ट में। फाइन, करते हैं क्वेश्चन को। अप्रियंट डेप्थ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है फ्रॉम द मीडियम पी से, तो ऊपर से देख रहे हैं अपन, तो h/μ वाला फॉर्मूला लगना है हमारा। h कितना है, ऑब्जेक्ट का इंटरफेस से डिस्टेंस कितना है, ये 2.5, ठीक है। म्यू डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, यानी 1.25। तो h1 की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे केस में
सिमिलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मीडियम आर, यहाँ से देख रहे हैं आप। अब ये आपका रेयर मीडियम में हो गया, डेंसर से देखेंगे अपन तो म्यू टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाती है ऐसे केस में डिस्टेंस, ठीक है। डेंसर का रेयर के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई द एच, ये करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो म्यू डी बाई म्यू आर 1.5 डिवाइडेड बाई 1.25, और ये 2.5 है इस इंटरफेस से भी, ठीक बात है। तो ये मेरे पास में 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे? ये तो 2 टाइम्स गया 1.5 को, तो मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पर डिफरेंस चाहिए H1 H2, क्योंकि डिफरेंस का मॉडुलस चाहिए, माइनस नहीं लेना आपको, तो 3 - 2 करना है बेसिकली, तो वो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, एक फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर आपके पास में, unit radius is fixed on the horizontal plane, the 2 point particles of the unit mass start moving, point A से ही स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और B पर मिलते हैं, है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल यानी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए यहाँ पर, राइट। तो ये हमने बना लिया कि किसी थीटा एंगल पर यदि मैं लूँ, कंपोनेंट ले लूँ, ये मेरा थीटा है, तो आप चेक कीजिए, अगर है ना ये एंगल्स होंगे, ये 90 - थीटा, ये भी 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम का मतलब मेरे को दोनों का सम करना है, ए और बी का, तो ए और बी पर सम करते हैं। अभी कंपोनेंट ले लेंगे इसके। सबसे पहले देखो ए वाले के सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, ए के लिखे जैसे हमने, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। पी मोमेंटम है इसका, पी है मोमेंटम। मोमेंटम की टर्म्स में बात कर लेते हैं, क्यों क्वेश्चन को बढ़ाएं। ये मोमेंटम, तो ये हो गया P cos 90 - थीटा यानी P sin थीटा, और ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, प्लस आई कैप। दूसरा एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड ऐसे माइनस जे डायरेक्शन में, है ना। तो मेरे को P sin 90 - थीटा करना है, तो P cos थीटा हो जाएगा माइनस जे कैप। अब इसी तरीके से B की बात करेंगे, एक तो ये कंपोनेंट आएगा इसका, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, और दूसरा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दूसरे पेन से दिखाएं ऐसे, ये भी माइनस जे के अंदर आ जाएगा। ये सब क्लियर है बात। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्यों, ये आई कंपोनेंट है, ये माइनस आई कंपोनेंट है, ये ऐड ऑन हो जाएंगे आपके cos थीटा कंपोनेंट। तो टोटल जो मोमेंटम है वो इतना आ रहा है। फिर साफ साफ इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, तो मैग्नीट्यूड लिखे अपन टोटल का, तो वो आ गया 2p cos थीटा। यस और नो? तो आप यहां से देख सकते हैं भाई कि थीटा चाहे प्लस π/2 हो चाहे माइनस π/2 हो, तो cos थीटा तो जीरो होने वाला है टोटल में, है ना, जीरो हो जाएगा। तो आपको प्लस π/2 से माइनस π/2 के बीच में ग्राफ दे रखे हैं, तो जीरो केवल इसी ग्राफ के अंदर नजर आ रहे हैं, देखिए। यस और नो? यही नजर आ रहे हैं आपको, तो दिस इज ओनली द चॉइस आपके पास में, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 पर आएंगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन पर बात हो रही है। जानते हैं लीनियर, सुपरफिशियल एंड द क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम में कितना चेंजेज आता है उसकी बात हो रही है। डेल्टा वी, क्या वी नॉट गामा डेल्टा डेल्टा टी होता है? 3 एक्सपेंशन होते हैं, पढ़े होंगे आपने, याद करो। लीनियर एक्सपेंशन को ऐसे लिखते हैं ना, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना। उस एरियल एक्सपेंशन ए नॉट बीटा डेल्टा टी, इनमें रिलेशन भी होता है। बीटा क्या होता है? 2 अल्फा। उसी तरीके से गामा क्या है आपका? 2 अल्फा, 3 अल्फा सॉरी, तो ये रख देते हैं 3 अल्फा। और इनिशियली अनडाउटली जो आपका स्फीयर है ना,
स्फीयर दे रखा है यहाँ पर, का वॉल्यूम क्या होगा 4/3πr3, क्यों लिखा हमने यहाँ पर, गामा की जगह 3 अल्फा लिख दिया है, बस 3 से 3 कट कर लीजिए, आपको आंसर नजर आने लगेगा कि 4πr³ अल्फा डेल्टा टी। ये कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या थर्ड है ये आपका, तो थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है, एग्री। क्वेश्चन नंबर 25, एक सिलेंड्रिकल कॉर्क है, वो फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, थोड़ा सा प्रेस करते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, उसके टाइम पीरियड की बात करूँ तो या तो फार्मूला याद हो तो जल्दी हो जाएगा, 2π√m डिवाइडेड बाई ए रो जी, ये रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है, के ए रो जी, उसके अंदर m मास ऑफ द सिलेंडर है। अब ये फार्मूला लेना बेटर है हमारा कि भाई सिलेंडर का मास तो कांस्टेंट ही रहना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो पर डिपेंड करेगा, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका, तो सिंपली 1/√रो हो जाएगा, है ना, तो T1/T2 कहेंगे तो ये हो गया, और ये हमको वैल्यू चाहिए ρ2/ρ1 की, तो स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो क्या हम ऐसे लिख दें 1/4, कौन सा नजर आ रहा है फोर्थ, तो आंसर कितना हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 वर्नियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट बोला इन्होंने 1 मैन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, मैन स्केल डिवीजन 1 mm है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 10, तो 1 मैन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन होता है लिस्ट काउंट, तो 1 mm डिवाइडेड बाय 10, तो लिस्ट काउंट हो गया 0.1 mm। क्लियर है, ओके। अब इसमें है एक जीरो एरर, क्यों, क्या बोला है देखो, व्हेन बोथ द जॉज टचेज ईच अदर द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो, लेफ्ट ऑफ जीरो हो गया, तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर हो गई इसमें। उसमें कह रहे हैं आपके कि फोर्थ वर्नियर डिवीजन कॉन्साइड होता है किसी मैन स्केल डिवीजन से, ठीक है। जब जीरो एरर होती है, लेफ्ट में चला जाता है, तो हम टोटल जो डिवीजन है 10, उसमें से माइनस करेंगे इसको 4 को, और मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, तो मेरे पास में जीरो एरर आ गई माइनस का 0.6 mm, ठीक है। अब एक्चुअल लेंथ निकालना होगा, तो मेजर्ड लेंथ में से जीरो एरर को माइनस किया जाता है, मेजर्ड लेंथ माइनस जीरो एरर, ठीक है। मेजर्ड लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस 0.6 mm, जिसको कि पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो माइनस का 0.06 हो गया, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 1.06 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। चलाने को आप इसको चला सकते हो, अदरवाइज तो गलत है, तो है ही, तो ऑप्शन में या तो फोर्थ बोलोगे, या अदरवाइज डिपेंड करता है एंटी पे कि वो आपको बोनस भी दे सकती है, ठीक है। बस समझ में आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये है नहीं। 27th क्वेश्चन पे आइए, एक सॉलिड स्फीयर आपके पास में है ए, रेडियस कैपिटल आर, मास एम, उसके साथ अटैच है एक दूसरा बी। ए और बी की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है, ओके। करते हैं क्वेश्चन को, पहले हम एक ही बात करते हैं, खुद के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 mr² होता है, तो क्या होता है 2/5 mr² होता है खुद का। अब ये b का पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे और प्लस mr² कर देंगे, छोटे वाले का mr² किया मैंने, प्लस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, भाई ये सेपरेशन कितना होगा r+r होगा, यस और नो, है कि नहीं। इसी तरीके से b का निकालेंगे, b केस में यानी इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो फिर मेरे को जब मैं एक ही बात करूंगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, पहले तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे 2/5 खुद का, फिर ये सेपरेशन जो है हमारे पास में वो हमको पता है, वही r+r है, तो इतना हो गया, और छोटे वाले का खुद का ही एक्सेस है ये, तो 2/5 mr² हो गया, यस और नो। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है क्वेश्चन में, तो मेरे को
तो जब मैं डिफरेंस लूंगा तो ये तो कट हो जाएंगे आपके, ये माइनस करते ही ये भी कट हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो a माइनस बी करेंगे तो r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ये तो कॉमन ले लेंगे अपन, ये आ गया मेरे पास में, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? द सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? 28th क्वेश्चन, मास स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएसएम से रिलेटेड है, एक्स वी में रिलेशन चाहिएगा हमको। वी और एक्स में रिलेशन क्या होता है? वो पार्टिकल जो एसएचएम करता है, वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहते हैं इफ ए ग्राफ ऑफ वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो वी और एक्स में इक्वेशन सर्कल है, तो बनाने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ये आ गया हमारे पास में, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये सर्किल है, तो इसका मतलब ये ओमेगा क्या हो गया, 1 हो गया आपका यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर 1। अब के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया के बाई एम 1, यस और नो। तो के क्या हो गया? एम के बराबर हो गया, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? एक लेंस कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स है और कॉन्केव लेंस है, L1 L2, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक एक की बात करेंगे। पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा दिया हमने, ठीक है, ओके। तो u की बात करें तो ये 30, तो माइनस 30 मेरे को लिखना होगा यहाँ पर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसकी, तो प्लस 10 है ये मेरे पास। तो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसकी बात कर लें हम, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर, यहाँ से इस और 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब ये गैप 3 सेंटीमीटर है, ओके। तो कॉन्केव लेंस की यदि मैं बात करूंगा तो ये जो इमेज L1 के कारण बनेगी वो इससे 12 सेंटीमीटर पर होगी, वो एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो रखते हैं u मेरा 15 - 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर पर u कहलाएगा, और वो इस तरफ ही होगी, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगी, तो मेरे को पॉजिटिव लेना है इस बार u को, ध्यान रहे, है ना। तो u की वैल्यू मैंने पॉजिटिव +12 रखी है यहाँ पर। फोकल लेंथ इसकी माइनस होती है, जो क्वेश्चन में -10 दे रखा है। अब फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं अपन, सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? -1/60, v आ गया -60, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, यानी लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कॉन्केव लेंस से, क्योंकि हमने इससे निकाला है ना कॉन्केव लेंस से, लेफ्ट हैंड साइड में 60 सेंटीमीटर पर बनेगी, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? क्या सेकंड है? 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, है ना। तो आंसर हमारा सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए। एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में, और करंट एम्पलीट्यूड पूछा है, यानी E0/Z निकालना है, तो उसके लिए पहले Z तो निकालना पड़ेगा, और Z के लिए एक्सएल और एक्सी फाइंड करना होगा। तो एक्सएल देख लेते हैं पहले, क्या होता है एक्सएल, क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई? 2 × 10⁻³ टी का कॉफिशिएंट ओमेगा होता है। एल हमको 10 मिली हेनरी है, इसलिए 10⁻³ रखा है ना। अब ये आपस में कट हो गए एक तरीके से, तो ये 20 रह गया है। अब ऐसे एक्सी निकाल लेते हैं, 1/ओमेगा सी होता है ओमेगा की वैल्यू, और सी दे रखा है हमको 25 माइक्रो फैरेड, तो 10⁻6 लिखा है, ठीक है। तो 25 2 जा तो 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10⁻³ नीचे बचेगा, तो ऊपर हमने 1000 लिख दिया, तो ये भी 20 आ गया। इंटरेस्टिंग। एक्सी एक्सएल के बराबर हो गया, एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया, तो इम्पिडेंस केवल रेजिस्टेटिव रह गया प्योर सर्किट के अंदर, जेड आर के बराबर रह गया है। तो जब हम करंट की बात करेंगे पीक वैल्यू, तो पीक एसी वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड इम्पिडेंस, और जेड क्या? आर है, और आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 100 ओम है, तो 100 ओम लिख देता हूँ। तो क्या 2.2 एम्पियर आएगा। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? फर्स्ट वन इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31।
A thin horizontal disk is rotating about a vertical axis passing through its fixed center. Fixed center बातों पे ध्यान देंगे, कोई भी इसका लीनियर मोमेंटम नहीं है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम 0 है, बस रोटेट कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है तो लीनियर मोमेंटम होगा 0, ध्यान रहे। अब ए और बी के रिस्पेक्ट में टोटल एंगुलर मोमेंटम की रेशियो चाहिए मेरे को यहाँ पर। सबसे पहले तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या कहते हैं, अगर एग्जैक्टली कंसेप्चुअली मैं बात करूं, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये कहलाता है स्पिन। आजकल शॉर्टकट में चला करते हैं तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, और स्पिन ICM ओमेगा, राइट। पी आपका 0 है, सेंटर ऑफ मास फिक्स है, आगे पीछे जा ही नहीं रहा है ना, ये 0 है लीनियर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम केवल ICM ओमेगा हो गया, यस और नो। तो ये तो बस रेशियो 1 हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, दोनों बराबर ही हैं। अब ये डिस्टेंस फैक्टर तब एक काम में आता है जब ये R हमारे रोल प्ले करता है, वो P 0 है तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया है कि नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट चॉइस, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए। कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस XY प्लेन के अंदर, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया ऑफ द लूप वेरीज विद द टाइम, ओके, द पावर P dissipated in the loop as a function of the time। अच्छा क्वेश्चन है दूसरा, EMI का क्वेश्चन आ गया है। इंड्यूस करंट निकालना होगा। इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, और फैराडे लॉ से E क्या होता है, माइनस d∅dt, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा, फाई को भी ये लिख दिया मैंने, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है A0 1 प्लस साइन टी, ओके। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये साइन टी हो जाएगा, यहाँ पर साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, कहने का मतलब है ना, बाकी तो कॉमन आ गया मेरा। पावर क्या होता है, I² R, स्क्वायर कर दीजिए इसको और चेक करो ये आ रहा है क्या, हाँ या ना। ये टी था, दोबारा लिख दिया हमने। ठीक है, तो पावर प्रोपोर्शनल है, इंड्यूस पावर प्रोपोर्शनल है cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी का ग्राफ होगा मेरा बेसिकली, यस और नो। तो कौन सा है, क्या सेकंड वन, यस और नो, है ना। भाई वैसे देख ली, cos थीटा है, इनिशियल पर मैक्सिमम होता है आपका, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ग्राफ, और वेरिएशन होगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो मैक्सिमम से ग्राफ सेकंड एंड थर्ड वाला है बस, तो सेकंड इज ओनली द पॉसिबिलिटी हो जाएगी, है ना, क्लियर, एग्री। क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट चार्ज रखा है, तो अंदर ऑफ कोर्स इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इन द कैविटी, कैविटी में तो चार्ज प्रेजेंट है, तो ए पॉइंट पर अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। फिर इंडक्शन की वजह से आउटर मोस्ट सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, आउटर सरफेस पर। तो बात करें अपन, बी और सी हैं आपकी इक्वल डिस्टेंस, क्या है, इक्वल, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, दे रखा है क्वेश्चन, इक्वल डिस्टेंस है। तो फिर सरफेस चार्ज बाहर पॉइंट के लिए हम सारे चार्ज को सेंटर्ड मान सकते हैं, सरफेस चार्ज को मैं सेंटर्ड मान लूंगा, तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी आउटसाइड पॉइंट पर Q/R²,
तो बी और सी पर बराबर हो जाएगा, ये मतलब है। तो फिर कौन सी चॉइस नजर आ रही है, क्या सेकंड इज द करेक्ट चॉइस? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक माइनस क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज आपका एक इंसुलेटिंग स्फीयर है प्लस क्यू, तो माइनस क्यू प्लस क्यू से अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर कह दिया। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है। जब सरफेस पे आ जाएगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, और जब 3R पे था सेंटर से तो के क्यू बाई 3R, तो इसको सॉल्व करें तो इतना हो जाएगा आपके पास में, राइट। तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने पहले, तो क्या ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, बाकी आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, चेक करो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका रूट ले लीजिए तो वी की वैल्यू ऐसा आ जाना चाहिए, है ना। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, क्या थर्ड करेक्ट है? थर्ड इज द करेक्ट चॉइस, फाइन। क्वेश्चन नंबर 35 पर आइए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे तो ये, गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट की जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप एस्टेब्लिश किया गया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर बेसिकली, तो एन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/sin⁴ थीटा बाई 2, है। तो इसका जो ग्राफ होता है फोर्स, ये वाला ग्राफ है आपका जो दिखाई दे रहा है ना, थर्ड वन, इस तरह ग्राफ होता है ना। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 तो आइए। दो सर्किट आपको बता रखे हैं ए और बी, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपके पास में, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक का तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस अल्फा है, दूसरे का माइनस अल्फा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पहला सीरीज में है, दूसरा पैरेलल में। फिर करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। फर्स्ट फिगर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मेरे को प्लस करना है, ठीक है। दोनों को मैं प्लस करूंगा तो एक में तो ध्यान दीजिएगा R0 1 माइनस अल्फा टी होगा, दूसरे में R0 1 प्लस अल्फा, वैल्यू रखो तो माइनस प्लस वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 2R0 रह जाएगा, ठीक है। अब करंट की बात करूंगा तो अब ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहा नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गई, ए में तो करंट रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। अब फिगर बी की बात कर लेते हैं। बी में है ये पैरेलल में, बी में है पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 R2 R1 प्लस R2, R1 R2 की वैल्यू रख दें अपन, तो ऊपर तो देखिए एक प्लस में माइनस में, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आ गया, और R1 प्लस R2 जैसे अभी हमने यहाँ किया था 2R0 हो जाएगा, ठीक है, RP, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये कम होगा ना, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगी, करंट तो ये होती है V और RP, तो करंट आपकी बढ़ जाएगी, तो इसमें करंट बढ़ेगी बी वाले में, पहले में कांस्टेंट रहेगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, यस और नो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए, डायमेंशन से रिलेटेड है, ये भी एक नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में था इंटेंसिटी के बारे में, तो स्टीफन्स लॉ क्या होता है कि सोलर रेडिएशन रेडिएटेड फ्रॉम ए आइडियल ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जनरली हम कई बार इसको E इक्वल टू सिग्मा T4 कह देते हैं, कुछ लोग Q इक्वल टू कहें कुछ भी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी होती है इंटेंसिटी, ये ध्यान रखना। हम यहाँ इसलिए रेफर कर रहे हैं सिग्मा की, मेरे को डायमेंशंस निकालनी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला है कि मैं बात करूंगा तो क्या मैं कुछ ऐसा करूंगा, बोलो यस और नो।
कि I/T4, I इंटेंसिटी, M L0T-3 और T4 यानी केल्विन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूला ये बन जाएगा इसका, सिग्मा का। तो दूसरा मेरे को चाहिए KB क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। एक छोटा सा फॉर्मूला लाएं 3/2 KT, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है यहाँ पर। तो K मेरे पास हो गया यहाँ पर 2E/3T। 2 और 3 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, E यहाँ एनर्जी है बेसिकली, और ये टेम्परेचर के लिए केल्विन कह रहे हैं अपन। ओके, वैसे अच्छे से रेफर किया गया है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सारी बातों को, कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। स्टीफन्स कांस्टेंट है तो इसलिए इसको S बोला है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो इसको B बोल दिया है ना। तो आप के नहीं समझेंगे उसको, ये मतलब है। तो ये KB मेरा ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब तीसरी बात रह गई है B, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा MT इक्वल टू B। तो यहाँ से B के डायमेंशंस यदि मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा, वेवलेंथ का तो L और टेम्परेचर का K है, तो L K हो गया, राइट। तो अब पूछा हमसे इसका, तो तीनों डायमेंशन रख दीजिए। KB⁻⁻1 है तो इसको मैंने नीचे लिख लिया है, ये वाला पार्ट ये नीचे लिख दिया है, ठीक है ना। अब जो भी कट होता है, एक तो M तो सीधे सीधे कट होते हुए नजर आ ही रहा है ना। एक L से करेंगे L², तो नीचे एक L बचेगा हमारा। तो ऊपर क्या बच रहा है, एक तो L ऊपर जाएगा तो L-1 बच जाएगा। एक ये कट करेंगे हम तो ये T-1 बचेगा, ऊपर आएगा, क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर। और ये K-2 हो जाएगा, कैसे, एक ये K-1 है, K² तो K-2 बचना है मेरे पास में। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ये क्या फर्स्ट नजर आ रहा है? तो करेक्ट चॉइस क्या है मेरी, फर्स्ट वन। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMW से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली आता है इस पर। सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, C/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ μr ε r, ठीक है। μr तो दे नहीं रखा है, 1 ले लिया हमने, और εr है 9, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3, तो ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई मीडियम के अंदर, राइट। तो ये फर्स्ट वाला तो ठीक है आपका, यहाँ गलत पूछा है लेकिन हमसे, इनकरेक्ट चॉइस बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट तो नहीं होगा आंसर। सेकंड की बात करें, सेकंड में देखिए वेवलेंथ की बात हो रही है। वेवलेंथ क्या होगा भाई, V/f, V अभी आपने फाइंड किया है 10⁸, f क्या होगा, ω/2π, ओमेगा पता है मेरे को, 2π × 10⁶ है, 2π का डिवाइड कर देंगे हम इसमें, ओके। तो f हो गया। तो ये 2π से 2π मैंने बेसिकली कट कर दिया है, तो 10⁶ हो गया, तो 100 मीटर आ गया। तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 कह रहे हैं ये क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमारी 100 आई है, तो ये एक तो सेकंड गलत हो गया, बाकी को भी चेक कर लें एक बार। थर्ड, अब ध्यान देने वाली बात है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो B0 साइन इक्वेशन हमारा फेस तो वैसा ही रहता है कि जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव, तो वाई डायरेक्शन में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, यस और नो। और B0 की वैल्यू क्या होती है, E0/V, यस और नो। ये थोड़ा सा शायद प्रिंटिंग में इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, वैसे गलत हो तो ये भी हो गया है ना, ओके। या तो यहाँ पर केवल B0 लिखते या E0/V लिखते, तो फिर ये ठीक माना जाता। फोर्थ की भी बात कर लेते हैं। डायरेक्शन अनडाउटली देखिए माइनस आ रहा है बीच में, तो प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये भी ठीक है आपका। तो गलत होने को एग्जामिनर तो शायद सेकंड ही आंसर चाह रहा था, लेकिन यहाँ भी फिलहाल जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो थर्ड भी गलत है आपका। हो सकता है NTA सेकंड ही दे, लेकिन सेकंड एंड थर्ड दोनों है,
या फिर आपका लकी हुए तो बोनस भी मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पर 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस, दूसरा थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हीट सप्लाइड बाय, पहले हम वर्क निकाल लेते हैं फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे। वर्क डन, एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल, है ना, एरिया कितना एनक्लोज हो रहा है इसमें। ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं अपन, P इंटू वी करना है मेरे को, P डेल्टा वी। P कितना है 300 माइनस 100 और V कितना है यहाँ पर 5 माइनस 2, तो ये 600 जूल आ गया मेरे पास में। अब साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो, क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो अब लगा दें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो कहता है गिवन एनर्जी हीट है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। तो ये 0 प्लस 600, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास 600 जूल आ गई है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए, हाइड्रोजन एटम का ही क्वेश्चन आ गया। कंसिडर दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें वेलोसिटी इतना, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट x इंटू 10⁻⁹ है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किससे प्रोवाइड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उस पर भी चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन पे भी, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक R से एक R कैंसिल कर दिया। यहाँ रेडियस की बात हो रही है, तो रेडियस मेरे पास ये हो गया, हाँ या ना, ठीक बात है। अब वैल्यू रखने की बारी है कि 9 इंटू 10⁹ मेंशन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेंशन है, मास मेंशन है 9 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी इसका स्क्वायर हमने कर दिया तो इतना आ गया है। ठीक है, जो कट हो सकता है कट कर दे, 9 से 9 कट हो गया मेरा, ये कट करेंगे तो एक 10 बच जाने वाला है नीचे, ये सब। अब ये ऊपर स्क्वायर किया मैंने 1.6 का 2.56 10⁻38 आ गया, ये सुनो, ये इससे कट होगा तो एक 10 आएगा मेरे पास में नीचे, ये सुनो, क्लियर है। इतना आ गया मेरे पास में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगी क्या, हाँ या ना, सहमत है। तो आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट चॉइस। ए कार ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर रेस्ट ट्रैक, रेडियस इतना, बैंकिंग पर है, रोड बैंकिंग पर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। tan थीटा क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर जी, v दे रखा है हमको 10 मीटर पर सेकंड, g को बोला है 10 लेना है, ले लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, 1/5 हो गया tan थीटा, थीटा हो गया tan इनवर्स 1/5, तो साफ दिख रहा है फर्स्ट चॉइस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए। 3 डायोड्स हैं आपके पास, D1 D2 D3, है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन बनाया है। बस ध्यान देने वाली बात है, D2 का कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, नो बायस है, तो बायसिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन सा किस बायस में, क्या ये D1 फॉरवर्ड बायस में है, ऐसे देखिए, पहले ये देख लीजिए, ये नो बायस कह रहा हूँ मैं, कोई बायस नहीं है, जुड़ा हुआ ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। और ये वाला आप कहेंगे तो ये रिवर्स बायस में है, D3 इस पर है। फॉरवर्ड बायस में आपके डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिवर्स बायस में इंक्रीज हो जाता है, और नो बायस है तो कोई चेंजेज आएगा नहीं। मेंशन कर लेते हैं D1 फॉरवर्ड बायस में आपका, तो वो डिप्लेशन लेयर का जो रीजन का थिकनेस है, अनडाउटली वो थिकनेस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये सुनो। अब D2 अनबाइस्ड है, बायस ही नहीं किया आपसे, है ना, तो वहाँ जो कांस्टेंट रहेगा जो भी उसका थिकनेस है रीजन का,
अब आ जाइए D3 पर। D3 रिवर्स बायस में तो ये इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, यस और नो। तो कौन सा चॉइस आपको सही नज़र आ रहा है? क्या थर्ड नज़र आ रहा है कि W3 W2 से ज़्यादा होगा, W1 सबसे कम होगा? थर्ड इज द करेक्ट चॉइस, है ना। आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन। 43 क्वेश्चन। जनरली ये क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पर। एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, उससे इसी साल जो एनटी का पेपर हुआ था उसमें भी आया था इस टेबल से क्वेश्चन। अब एक एक को देख लेते हैं। माइक्रोवेव, जनरली देखिए वैसे तो क्वेश्चन ये आसान आया है, इसमें कुछ याद रखने की वाली बात भी नहीं है। माइक्रोवेव सब जानते हैं, खाने को गर्म करने के काम में लेते हैं, ठीक है। यूवी प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर उसमें काम में आता है। गामा रेज कैंसर सेल्स को ट्रीटमेंट में न्यूक्लियस तक चली जाती हैं गामा रे आपकी। और रेडियो वेव वैसे ही FM बैंड वगैरह ये सब सुनते हैं आप, तो याद रखने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चॉइसेस के हिसाब से क्या थर्ड बैठ रहा है? ये पी का आपका सेकंड हो गया है, Q का फर्स्ट हो गया है, R का फोर्थ हो गया है और S का थर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया 43। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए कि एक पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है मास m, और इस बॉब का भी मास आपका इतना ही है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट मास A ऑफ मास m, बॉब का भी इतना ही है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात है इसमें कंसेप्चुअली। फिर कॉलिजन होता है इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती हैं यदि मासेस इक्वल होते हैं। तो ए जब इससे इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो बी को इतना ही 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रहे। बॉब एंड पॉइंट मास का इंटरचेंज हो जाएगा आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। फिर कुछ नहीं है, फिर जितना भी इसको यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिला वो पोटेंशियल एनर्जी देगा बी को। यही तो पूछा है कितना ऊपर जाएगा, यस और नो। तो यहाँ अप्लाई करते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। COME का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये ऊपर जाएगा बॉब लाइक दिस ऐसे h हाइट पर, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा mgh। जो कट हो सकता है कट कर दीजिए। तो h फाइंड करना है, v²/2g वैल्यू रख लेते हैं अपन। v10 हो गया इसको, जैसे अभी बात की अपन ने। g को 10 लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में, कट कर दीजिए। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5 मीटर। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर हो गया 44। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 45th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन है, 3 ही रोटेशनल, और F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है, ठीक है। फिर हमको CP/CV का रेशियो चाहिए, ठीक। CV होता है F/2R और CP होता है F+2/2R, ठीक है। तो हमको F डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने होंगे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ F कुछ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड बोले तो कैपिटल F कह देंगे अपन इसको, वो फाइंड कर लेंगे पहले। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम F। 3 तो ट्रांसलेशनल, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। 3 तो ये ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, और F बोला है यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड। ध्यान दीजिए वाइब्रेशनल मोड, हर जो वाइब्रेशनल मोड होता है वो 2 शेयर करता है, एक काइनेटिक दूसरा पोटेंशियल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो 6 + 2F हो गए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बात, अब CV होता है F/2R, F हो गया 6 + रख देंगे अपन, पहले F की टर्म्स में निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कम होगा। अब CP भी निकालना है मेरे को, तो मेयर्स रिलेशन होता है CP - CVR, तो CV + R हो गया। तो CV हमको पता ही है कैपिटल F की टर्म्स में, तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास में इंटू R, ठीक है। अब रेशियो की बारी हो रही है, CP/CV रख देते हैं। तो ये R/2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यस और नो। R/2 तो कैंसिल हो गया दोनों में,
तो ये हो गया मेरे पास में f प्लस 2/f। अब f की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2f, 6 प्लस 2f कर दिया मैंने। तो ऊपर मेरे पास आ गया 8 प्लस 2f, 6 प्लस 2f, 2 से कट कर दें तो 4 प्लस एफ, 3 प्लस एफ हो गया। इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 8/7, इक्वेट कर देते हैं, नेक्स्ट पेन से लिख दिया मैंने रेड से 8/7। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो सिंप्लीफाई है ना। तो ये f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 माइनस 24, 4। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। तो आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। पेपर ज़रूर आपके बिहाफ पर बात करें तो प्रीवियस पेपर के कंपेयर में थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा सा एडवांस भी था पेपर। वैसे एज ए टीचर बात करें तो ठीक है, कंसेप्चुअल पेपर था, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।